नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल जी के विद विक्रम सिंह चौहान पर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है यह वीडियो है मध्यकालीन भारत को लेकर के। जी हाँ, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इस मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट की या इतिहास सीरीज की सेकंड सीरीज है। इससे पहले इतिहास को हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप पीछे की वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। हमने इतिहास को 3 भागों में बांट करके पढ़ा है, जिसमें पहला पार्ट होता है इसका प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन काल से लेकर के 712 तक का इतिहास हमने पढ़ा था प्राचीन भारत के इतिहास में। दूसरा पार्ट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वह 712 से स्टार्ट होता है और 1707 तक चलता है। और इसका तीसरा जो पार्ट है उसे कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री, जो अंग्रेजों के आगमन या यूरोपीय कंपनियों के आगमन से इसकी शुरुआत होती है 1600 ईस्वी से। अंग्रेजों ने कैसे भारत में अपने अधिकार बनाए और कैसे उन्होंने भारत को अधिकृत किया, कैसे भारत को ब्रिटिश भारत कहा जाने लगा, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के शासन को समाप्त करने के लिए कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया और गांधी जी के नेतृत्व में हमको आजादी मिली। तो इस तरह से हम इतिहास को 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इंग्लिश में हम इनको कहते हैं एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। जो आज की हमारी सीरीज है उसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ने से पहले हम जान लें कि यह लेक्चर जो है किस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर भारत और राजस्थान यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में लगने वाली हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें इतिहास का सिलेबस है। जो भी हमारे प्रश्न होते हैं उसमें अकबर से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, मुगल एम्पायर से रिलेटेड प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल उनकी बाजार व्यवस्था को लेकर के प्रश्न है, पहले मुस्लिम आक्रमण को लेकर के प्रश्न है, औरंगजेब को लेकर के प्रश्न है। तो जहां पर भी जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्ट्री का पार्ट है वहां पर ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है बीए पार्ट सेकेंड ईयर, यानी कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इस समय सेकेंड ईयर में है, तो सेकेंड ईयर में एक बुक चलती है जिसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो उनके लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुल पा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस नहीं खुल पा रहे हैं, तो ये क्लास ऑनलाइन के माध्यम से उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी जो कॉलेज में सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी कॉलेज से रिलेटेड बच्चे हैं, चाहे सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, अगर उनके पास ये वीडियो आप कैसे भी करके पहुंचाए, उनको शेयर कीजिए। और इसमें इवन रेगुलर क्लास चलेगी मध्यकालीन भारत के इतिहास की, और आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास भी चलेगी। जो बच्चे थर्ड ईयर में है वो आधुनिक भारत की क्लास ले। तो ऐसे करके हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉलेज की एग्जाम दोनों के लिए तैयारी करेंगे। तो हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं हम मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आज की जो हमारी क्लास है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर के उसके सिलेबस को लेकर क्लास होगी कि इसमें कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से पॉइंट आएंगे। तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत जो भारत के अंदर होती है, तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो हमें पढ़ना पड़ेगा 712 से लेकर के 1707, मतलब ये 1000 साल का पीरियड है। ठीक है, तो 1000 साल की इस पीरियड को हम पढ़ेंगे जो 712 से लेकर के 1707 तक रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि 712 में ही मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई और 711 में क्या प्राचीन भारत खत्म हो गया, 1708 में क्या आधुनिक भारत शुरू हो गया? नहीं, किसी भी नए युग में प्रवेश करने से पहले एक बहुत बड़ा अंतराल होता है या ऐसी कोई घटना होती है जिसको हम आधार मान करके उस युग को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आधुनिक भारत की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू की आजाद भारत की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के 15 अगस्त 1947 अंग्रेजों के द्वारा जो अधिकार पत्र दिया गया था उस पर सिग्नेचर के बाद में आजाद भारत की शुरुआत हो जाती है। तो एक बड़ी घटना थी 15 अगस्त 1947 और हम आजादी की ओर बढ़े थे। तो उसी प्रकार से कुछ घटनाओं को आधार मानकर के इतिहास के इन तीनों भागों को डिवाइड किया गया है। तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 से होगी और जिसका अंतिम पॉइंट होगा वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक होगा। ठीक है, तो यहां तक का सार हम पढ़ने वाले हैं। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर के जो हमारा पहला चैप्टर है वह चैप्टर है जानकारी के शोध।
पूरे मध्यकालीन भारत को समझने के लिए हमें उसकी जानकारी के स्रोत पढ़ने पड़ेंगे। जानकारी के स्रोत में क्या होती है कि जानकारी के स्रोत में हम रखते हैं बुक्स को। ठीक है, पहले कैमराज नहीं थे, फोटोज नहीं थे, तो हर जगह वीडियो तो बना नहीं कि अकबर ने ये काम किया, अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम किया, उसका प्रूफ तो हमारे पास है नहीं। तो आज उसके प्रूफ में हमारे पास जो है वो बुक्स है कि उस समय तत्कालीन शासकों के दरबार में जो इतिहासकार और साहित्यकार थे, उन्होंने अपने राजाओं की प्रशंसा में या राजाओं के द्वारा किए गए कार्य को एक ग्रंथ में संजो करके रखा, और उसी ग्रंथ को पढ़ करके हम जानते हैं कि मध्यकालीन भारत में यह घटना हुई होगी। तो इस क्लास का जो पहला चैप्टर रहेगा इस पार्ट का, वो रहेगा जानकारी के स्रोत, और जानकारी के स्रोत को दो भागों में बांट करके पढ़ा जाएगा। एक होगा सल्तनत कालीन साहित्य और एक होगा मुगल कालीन साहित्य। ठीक है, सल्तनत कालीन साहित्य, तो सल्तनत कालीन साहित्य में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक पार्ट मध्यकाल में आएगा सल्तनत काल, और एक बड़ा पार्ट होगा जिसका नाम होगा मुगल काल। सल्तनत काल की शुरुआत होगी 1206 से लेकर के और समाप्त होगा 1526, और 1526 में मुगल काल की शुरुआत होगी और यह मुख्य रूप से या मोटे मोटे रूप में 1707 तक चलेगा। 1707 वैसे तो मुगल काल की समाप्ति होती है 1858, जब 1857 की क्रांति हुई, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया और 1858 में उन्हें भारत से निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया, और वहीं पर 1862 में उनकी मृत्यु हुई। अंतिम रूप से मुगल सत्ता समाप्त होती है 1858, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में प्रभावी मुगल शासक नहीं रहे। प्रभावी मुगल शासक औरंगजेब तक रहेंगे, इसीलिए मध्यकालीन भारत को हम औरंगजेब तक पढ़ेंगे। आप समझना, तो बुक्स को भी बांट दिया गया, सल्तनत कालीन साहित्य, मुगल कालीन साहित्य। सीधा सा अंतर यह है कि ऐसा साहित्य जो सल्तनत काल में लिखा गया या ऐसा साहित्य जो सल्तनत काल के शासकों की और उनके समय हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देता है, उसे सल्तनत कालीन साहित्य कहा जाएगा। सल्तनत कालीन साहित्य का सबसे प्रमुख जो साहित्यकार या इतिहासकार रहेगा उसका नाम रहेगा अमीर खुसरो, जो 7 सुल्तानों के समकालीन था। हम चर्चा करेंगे अमीर खुसरो के द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई। इन बुक्स को लेकर के भी आपके पास प्रश्न रहेंगे, जैसे खजाइन उल फुतूह किसकी पुस्तक है, अमीर खुसरो की नूहे सिपेहर किसकी पुस्तक है, अमीर खुसरो की एक और इतिहासकार है बर्नी, कुछ विदेशी इतिहासकार है इब्न बतूता वगैरह। तो हम सभी इतिहासकारों की और उनकी पुस्तक की बात करेंगे जानकारी के स्रोत में। तो सल्तनत कालीन साहित्य में हम साहित्य हमारा सल्तनत कालीन की शुरुआत 1206 से लेकर के 1526 तक रहेगी। मुगल कालीन साहित्य में वह साहित्य आएगा जिसमें मुगल सत्ता की जानकारी मिलेगी, जैसे कि किस तरह से बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की, फिर हुमायूं ने कैसे सत्ता की स्थापना की, कैसे उसका भारत से निर्वासन हुआ, फिर पुनः 1556 में कैसे वो शासक बना, उसके पुत्र अकबर छोटे वर्ष की आयु में ही शासक बन गए, यानी छोटी आयु में ही वो शासक बन जाते हैं। 13 वर्ष की 50 वर्षों तक उनका शासन रहेगा। उनके समय महत्वपूर्ण कौन कौन सी घटनाएं, उनकी धार्मिक नीति, उनकी आर्थिक नीति, उनकी राजनीतिक नीति, इन सभी की जानकारी हमको पुस्तकों से मिलेगी। और उनके समय जो इतिहासकार साहित्यकार हुए उन्होंने कुछ पुस्तक लिखी, उसी के आधार पर आज हम अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर आज हमें खड़ा होकर के नहीं बताता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। उन्हीं इतिहासकारों की बदौलत हम उनके इतिहास को जानने में सफल हो पाए हैं। ठीक है, तो सल्तनत कालीन साहित्य और मुगल कालीन साहित्य। तो पहला चैप्टर होगा हमारा जानकारी के स्रोत। यह एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आपको पता चलेगा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप कौन कौन से पार्ट को पढ़ने वाले हो। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा जो पार्ट होगा या दूसरा जो चैप्टर होगा महत्वपूर्ण, उसका नाम होगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। जी हाँ, भारत पर मुस्लिम। वैसे तो भारत पर प्राचीन भारत काल से ही आक्रमण होते रहे, मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण क्यों? मुस्लिम आक्रमण इसलिए कि इस्लाम धर्म की स्थापना हो चुकी थी और मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी गई थी, और मोहम्मद साहब के बाद में पैगंबर बने, मोहम्मद साहब के पैगंबर बने, पैगंबर के बाद में खलीफा हुए, और 4 खलीफा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद में खलीफा का पद ही इस्लाम धर्म का सर्वे सर्वा हो गया। तो ऐसे में खलीफाओं ने अपने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए
बहुत सारे कार्य किए उन्होंने। राजनीतिक यानी कि युद्ध और शांति दोनों ही आधार पर हमारे अपने इस्लाम धर्म का क्या किया, प्रचार किया। तो अब यहाँ पे इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए एक सहारा होगा आक्रमण। अब ये आक्रमणकारी भारत में क्यों आए, कब आए और किस किस जगह उन्होंने आक्रमण किया, इसकी भी बात हम करेंगे। ठीक है, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण को हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक होंगे अरब आक्रमणकारी और एक होंगे तुर्क या तुर्की आक्रमणकारी। ठीक है, दोनों ही मुस्लिम हैं। जो अरब से आए वह अरब आक्रमणकारी कहलाए और जो तुर्क से आए वह तुर्क आक्रमणकारी, यानी जो तुर्की से आए वह तुर्की आक्रमणकारी कहलाए। अरब आक्रमणकारी में हम एक नाम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ही है जो 712 में भारत पर आक्रमण करते हैं और इस 712 से ही मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। यानी कि महत्वपूर्ण घटना को रखा गया मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण को। 712 में भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, और महत्वपूर्ण घटना यानी कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत होगी। अब प्रश्न बनेगा जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम आक्रमणकारी है, अरबी आक्रमणकारी, तुर्की आक्रमणकारी, तो आपको ध्यान रखना है अरबी आक्रमणकारी। चर्चा करेंगे हम विस्तार से मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि कौन से रास्ते से भारत पर आया, क्या उद्देश्य इसका भारत पर आक्रमण का था, किस राजा के साथ इसने युद्ध किया और अरब आक्रमणकारी के भारत में प्रभाव क्या हुए। जैसे कि ऊंट पालन की शुरुआत हुई, खजूर की खेती की शुरुआत हुई, भारत में पहली बार जजिया कर वसूलने वाला जो शासक था वह कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर एक धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाएगा। तो पहली बार भारत में जजिया कर लगाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मात्र 17 वर्ष की आयु में इसने भारत पर आक्रमण किया। अब यहां भारत कौन सा है, भारत के एक हिस्से पर आक्रमण किया था जिसमें सिंध व मुल्तान थे और 17 वर्ष की आयु में ये आक्रमण करने में सफल भी रहा, यानी कि विजय हुआ। इससे पहले दो आक्रमणकारी आए, अब्दुल्ला और बेदुल, लेकिन दोनों ही क्या रहे, पराजित या असफल रहे। तो पहला सफल आक्रमण भारत पे जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। समय था 712, मुस्लिम आक्रमणकारी था, अरब आक्रमणकारी था। किसके कहने पर भारत आया था, तो ये जिस खलीफा के कहने पर भारत पर आक्रमण किया था उसका नाम था वलिद या वालिद। ठीक है, इस खलीफा के कहने पर इसने भारत पर क्या किया था, आक्रमण। अब बात करें हम तुर्क आक्रमणकारियों की, तो तुर्क आक्रमणकारी में हम दो आक्रमणकारी पढ़ेंगे। तुर्क आक्रमणकारी में हम दो आक्रमणकारी पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम महमूद गजनवी और एक पढ़ेंगे हम मोहम्मद गौरी। जी हां, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक और इसने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। महमूद गजनवी 1000 में पहली बार भारत पर, यहां मैं भारत बोल रहा हूं लेकिन संपूर्ण भारत पर नहीं, हां भारत के किसी हिस्से या क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो भारत में पहला आक्रमण करने वाला, भारत में महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और इसका अंतिम आक्रमण 1027 में था और इसकी कुल आक्रमण की संख्या 17 थी। तो हम प्रमुख आक्रमण को देखेंगे हमारे क्लास में जब हम महमूद गजनवी को डिस्कस करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह पर इसने आक्रमण किया, क्या उद्देश्य रहे इस आक्रमण के। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था जहां से उसे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। तो महमूद गजनवी भारत में दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी लेकिन पहला तुर्की आक्रमणकारी। मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी और पहला ही अरबी आक्रमणकारी। इसके बाद बात करूं मैं, जो दूसरा तुर्की आक्रमणकारी आता है उसका नाम है मोहम्मद गौरी। ठीक है, वैसे तो तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी है लेकिन तुर्की आक्रमणकारी कौन सा है, दूसरा। मोहम्मद गौरी ने 1175 में अपना भारत में पहला आक्रमण किया। ठीक है, तो भारत में पहला आक्रमण 1175 में करता है और इसके जो आक्रमण
होंगे वो 1206 तक होंगे। ठीक है, तीनों मुस्लिम आक्रमणकारियों में भारत ने जो अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहा था वह मोहम्मद गौरी था। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारी का क्या उद्देश्य था? आओ, आक्रमण करो, लूटपाट करो और चले जाओ। ऐसा ही इन दोनों ने किया। मोहम्मद बिन कासिम असफल रहा सत्ता स्थापित करने में, प्रयास किया इसमें। गजनवी को सत्ता स्थापित करने में यानी कि यहां पर बसने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका इंटरेस्ट भारत में सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण की प्राप्ति था, जिसकी उद्देश्य की पूर्ति हुई। लेकिन मोहम्मद गौरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब रहता है। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? मोहम्मद गौरी। और 1175 से लेकर के 1206 में इसकी मृत्यु होती है। लेकिन सत्ता स्थापित करने में या भारत में अपना सिक्का जमाने में जो सफल रहा वो कौन है? मोहम्मद गौरी। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा, भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी। ठीक है, चैप्टर कम है लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है सल्तनत काल। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में भारत में सल्तनत काल की सत्ता स्थापित होती है। और ये सल्तनत काल की शुरुआत भारत में मोहम्मद गौरी की मृत्यु से ही यानी कि 1206 से ही हो जाती है। तो 1206 से लेकर के 1526 तक का जो पीरियड रहेगा भारत में वह सल्तनत काल के नाम से जाना जाएगा। और इस सल्तनत काल में भारत में 5 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने शासन किया था? 5 राजवंशों ने शासन किया था। मैं आपको अभी सिर्फ उनके नाम बता देता हूं कि कौन कौन सा वंश था। पहला वंश था जिसका नाम था गुलाम वंश। और गुलाम वंश की सत्ता स्थापित होती है 1206 में। और जिसने इस सत्ता को स्टेबल किया था या जो जो इस गुलाम वंश की नींव रखता है उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह सत्ता चलती है 1290 तक। ठीक है, और इसका जो अंतिम सुल्तान रहेगा, सल्तनत काल के शासकों को सुल्तान कहा जाएगा, मुगल काल के शासकों को बादशाह कहा जाएगा। और हमारी हिंदू परंपरा में जो शासक हुए थे उन्हें राजा, सम्राट, एकराट, विराट, राजाधिराज कहा गया था। तो यहाँ शासक जो होंगे वो सुल्तान के नाम से जाने जाएंगे। तो गुलाम वंश की शुरुआत 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और 1290 में ये गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। इसका जो अंतिम शासक था वो कैकुकाबाद या कैमूर्स रहेगा। 1290 में भारत में सल्तनत काल में दूसरा वंश आता है और उस वंश का नाम रहता है खलजी वंश या खिलजी वंश। 1290 से लेकर के 1320 तक यह वंश रहेगा। ठीक है, 1290 से लेकर के 1320 तक यह वंश रहेगा। और खलजी वंश का जो संस्थापक रहेगा उसका नाम रहेगा जलालुद्दीन खिलजी। 1320 में खलजी वंश या खिलजी वंश भी समाप्त हो जाता है। और इसके बाद भारत में जो वंश आता है उसका नाम है तुगलक वंश। और तुगलक वंश की शुरुआत 1320 से लेकर के 1414 तक रहेगी। वैसे तो अपने अंतिम समय में तुगलक जो वंश है या तुगलक सत्ता है वो कमजोर पड़ जाती है और 1398 से 1414 तक ये नाम मात्र रूप से ही चलती है। लेकिन फिर भी इसका अंतिम समय 1414 तक रहेगा तुगलक वंश का। ठीक है, 1320 से लेकर के 1414। ठीक है, इसका जो संस्थापक रहेगा वो रहेगा, इसका संस्थापक जो रहेगा तुगलक वंश का संस्थापक, चौथा जो वंश होएगा, चौथा वंश आएगा जिसका नाम है खिज्र वंश। और खिज्र वंश की सत्ता रहेगी 1414 से लेकर के 1451 तक। खिज्र खां इस वंश का संस्थापक होता है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश होगा उस वंश का नाम होगा लोदी वंश। और लोदी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक रहने वाला है। और लोदी वंश का जो संस्थापक होगा वो हुआ बहलू लोदी। तो हम इस वंश के सभी शासकों की बात करेंगे कि कौन कौन से शासक इसमें हुए। पहली महिला शासक किस वंश ने, गुलाम वंश ने, कौन थी? रजिया सुल्तान। तो हम उसकी सारी चर्चा करने वाले हैं इन पांचों वंशों में जो हम पढ़ेंगे सल्तनत काल में। तो 1206 से लेकर के 1526 5 वंशों ने शासन किया। आपको इनका क्रम ध्यान होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्रम पूछा जाता है, पहला गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक होता है। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक होगा जिसका नाम होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सभी वंशों में एक महत्वपूर्ण शासक है। जैसे गुलाम वंश में हम अगर महत्वपूर्ण शासक की बात करेंगे तो इल्तुतमिश,
खलजी वंश का जो महत्वपूर्ण शासक होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का जो महत्वपूर्ण शासक होगा उस शासक का नाम होगा गयासुद्दीन तुगलक। खिज्र वंश एक कमजोर वंश था, क्योंकि तुगलक वंश की सत्ता खत्म या बहुत कम हो चुकी थी, तो इनको स्टेबल करने में बहुत दिक्कत रही। छोटे से क्षेत्र में इनका शासन था। लोधी वंश में इब्राहिम लोधी को हम महत्वपूर्ण स्थान देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके 5 वंशों की चर्चा हम इस सल्तनत काल वाले पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, मैं जल्दी खत्म करता हूं। नेक्स्ट इसका पार्ट होगा सल्तनत काल के बाद हम पढ़ेंगे प्रांतीय राजवंश। जी हाँ, सल्तनत काल के बाद हम पढ़ेंगे प्रांतीय राजवंश। यहां प्रांतीय राजवंश से तात्पर्य यह है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह का भारत, ये वाला जो क्षेत्र रहेगा ये सल्तनत काल के शासकों का रहेगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत में भी अलाउद्दीन खिलजी शासन कर लेगा। प्रांतीय राजवंश ये है कि ऐसा भारतीय क्षेत्र जिस पर सल्तनत काल के शासकों का या वंशों का अधिकार नहीं था, उस क्षेत्र पर किसका अधिकार था, तो उन्हें प्रांतीय राजवंश का नाम दिया गया। एक बार पुनः सुनेंगे कि प्रांतीय राजवंश क्या है। वह भारतीय क्षेत्र या वह भारतीय हिस्सा जिस पर सल्तनत काल के शासकों का अधिकार नहीं था, उसे प्रांतीय राजवंश का नाम दिया गया है। जैसे कि राजपुताना, ये प्रांतीय राजवंश रहेंगे। इस राजपुताना में चौहान वंश रहेगा, सिसोदिया वंश रहेगा। ठीक है, जोधपुर के राठौड़ वंश रहेगा। ठीक, इधर हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की, जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य भी सल्तनत काल के समकालीन ही था, जिसमें कृष्णदेवराय एक महत्वपूर्ण शासक रहेगा। बहमनी साम्राज्य, तो वह राजवंश, कश्मीर का राजवंश, बंगाल का राजवंश। तो प्रांतीय राजवंश में हम चर्चा करेंगे उस राजवंश की जो सल्तनत काल के अधिकार क्षेत्र से बाहर था, मतलब वहां पर उनका शासन नहीं था। ठीक है, तो हम प्रांतीय राजवंश लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूफी व भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो इस आपाधापी के युग में, तलवारों के युग में लगातार हो रहे युद्ध, मध्यकालीन भारत में लगातार युद्ध होते हैं। जैसे कि प्राचीन भारत में कम युद्ध थे, लेकिन मध्यकालीन भारत में सत्ता पर अधिकार करने के लिए बहुत सारे युद्ध हुए, इसलिए इसे तलवारों का युग भी कहा गया है। ठीक है, तो इस युग में भी एक बड़ा धार्मिक परिवर्तन हुआ और उसे नाम दिया गया सूफी व भक्ति आंदोलन। सूफी इस्लाम धर्म से संबंधित था और भक्ति हिंदू धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो इसी युग में सूफी आंदोलन भी हुआ और भक्ति आंदोलन भी हुआ। तो हम सूफी भी पढ़ेंगे कि सूफी क्या है और भक्ति क्या है। बस इनका सीधा सा संबंध धार्मिक आंदोलन से है। ठीक है, धर्म में जो मिथ्या आडंबर लगातार इनका प्रचार प्रसार बढ़ रहा था, लोग हिंदू धर्म से विमुख हो रहे थे, मुस्लिम धर्म की गलत विचारधारा बन गई थी। तो इन सभी को सही करने के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति या कुछ ऐसे संप्रदाय हुए जिन्होंने एक संप्रदाय, एक सिलसिला चलाया, और हिंदू धर्म के लिए भक्ति और इस्लाम धर्म के लिए सूफी। ठीक है, मैं कुछ सिलसिलों के नाम बताता हूं, जैसे कि आप समझ जाएंगे। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत भारत में, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी और अजमेर में इनका महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, नासुरुद्दीन चिराग देहलवी, ऐसे बहुत सारे संत होंगे जिनके द्वारा भक्ति आंदोलन चलाया जाएगा। तो चिश्ती सिलसिला होगा, सुहरावर्दी सिलसिला होगा, कादरी सिलसिला होगा, नक्शबंदी सिलसिला होगा। तो ऐसे बहुत सारे ये क्या बनेंगे, संप्रदाय बनेंगे। तो हम विस्तार से पढ़ेंगे इस सूफी सिलसिले को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा वह होगा भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन में भी जैसे कि लोग हिंदू धर्म से विमुख हो रहे थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म यानी वास्तविक हिंदू धर्म जो कि वैदिक काल से चला आ रहा था, उत्तर वैदिक काल में बहुत मिथ्या आडंबर हो गए थे। ठीक है, पाखंड बच गया था, उस पाखंड को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। वैसे तो इसकी शुरुआत शंकराचार्य के समय से ही 8वीं शताब्दी में हो गई थी, लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार का श्रेय दिया या भक्ति आंदोलन को विस्तार करने का जो श्रेय जाता है वो दक्षिण भारत के संत रामानुजाचार्य को जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत यानी कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजाचार्य के द्वारा की गई, और उत्तर भारत में इसकी शुरुआत रामानंद द्वारा और दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य द्वारा की गई। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि भक्ति आंदोलन में कौन से संत ने कौन सी विचारधारा अपनाई। तो जैसे किसी ने राम को आधार मान करके भक्ति की शुरुआत की, किसी ने विष्णु को आधार माना। इसमें भी 2 परंपरा होगी,
एक होगी सगुण विचारधारा, एक होगी निर्गुण विचारधारा। सगुण विचारधारा से तात्पर्य यह है कि इस विचारधारा के लोग आस्था के लिए मंदिर, कोई प्रतीक चिन्ह, पुस्तक, मूर्ति, इनको आधार मानते हैं। ठीक है, यानी उनकी पूजा अर्चना करेंगे, मूर्ति को आधार मानेंगे, प्रतीक चिन्ह को आधार मानेंगे, माला को आधार मानेंगे, पूजा को आधार मानेंगे, व्रत उपवास में ध्यान देंगे। लेकिन निर्गुण विचारधारा इस प्रकार की किसी भी प्रतीक चिन्ह, मूर्ति, ठीक है, उनको आधार नहीं मानती है। ये कहते हैं कि ईश्वर सभी जगह, ये कहते हैं कि ईश्वर का एक निश्चित आकार होता है, जैसे कि राम के आकार में मिलेंगे ईश्वर, विष्णु के आकार मिलेंगे, हनुमान के आकार मिलेंगे, ईश्वर का एक निश्चित आकार होता है। ये कहते हैं कि ईश्वर निराकार है। ठीक है, इसमें रामानुजाचार्य, रामानंद और बहुत सारे संत होंगे। इधर निर्गुण विचारधारा के जो प्रमुख संत होते हैं उनमें कबीर, ठीक है, कबीर दास जी, नानक, इनका नाम लेंगे। तो ये कहते हैं कि ईश्वर का निराकार है, कण कण में ईश्वर है, मतलब सभी जगह ईश्वर है। तो हम विस्तार से अध्ययन करेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी काव्य। अब मध्यकालीन भारत का जो अंतिम पार्ट होगा वह होगा मुगल काल, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुगल काल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और जो प्रश्न बनते हैं वो अकबर को लेके, जहांगीर को, जैसे जहांगीर की चित्रकला को लेकर के प्रश्न बनेगा, शाहजहां की स्थापत्य कला को लेकर के प्रश्न बनेगा, औरंगजेब की धार्मिक नीति, अकबर की युद्ध नीति, राजनीतिक, धार्मिक, राजपूत नीति को लेकर के। तो मुगल काल की बात करेंगे तो मुगल काल की स्थापना करने का जो श्रेय गया है वो बाबर को गया। तो इसका जो पहला शासक होगा वो बाबर होगा और बाबर भारत में 1526 से लेकर के 1530 तक रहेगा। बाबर की मृत्यु के बाद में मुगल सत्ता जिस व्यक्ति को मिलती है उसका नाम है हुमायूं, और हुमायूं 1530 से लेकर के 1540 ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है, यानी कि पहला शासन। 1540 में ये शेरशाह सूरी से युद्ध हार जाएगा, कन्नौज के युद्ध में, और इसका निर्वासन हो जाता है, यानी कि भारत से इसको निकाल दिया जाता है। तो 1555 से लेकर के 1556 में इसका दूसरा शासनकाल होगा। तो 40 से लेकर के 55 तक का जो समय था उसे हम सूर साम्राज्य कहते हैं। सूर साम्राज्य जो 1540 से लेकर के 1555, जिसमें शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी रहेंगे। आप समझना इस चीज को। तो पहला बाबर, दूसरा हुमायूं। हुमायूं ने जैसे ही सत्ता अपने अधिकार में की, उस 6 माह के बाद ही उसका निधन हो गया। तो उसका 13 वर्ष का पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है अकबर, और अकबर का समय रहेगा 1556 से लेकर के 1605 तक। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल शासक जो है वह अकबर है। लगभग इसका शासन 50 वर्षों का रहेगा। ठीक है, बहुत सारे कार्य होंगे, हम एक ही कार्य को विस्तार से देखेंगे। जब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे तो हमें अकबर को पढ़ने में लगभग 5 से 7 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो चौथा शासक होगा वह अकबर का पुत्र जहांगीर होगा, और जहांगीर का समय 1605 से लेकर के 1627 तक रहेगा। किंतु जहांगीर के समय इसकी सत्ता में सहयोग या वास्तविक सत्ता का प्रयोग जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने किया था। तो हम नूरजहां को लेकर की बात करेंगे क्योंकि इसको लेकर के भी हमारा प्रश्न बनता है। जहांगीर की मृत्यु के बाद में जो शासक बनेंगे उनका नाम होगा शाहजहां, और यह 1628 में शासक बनेगा। 27 में इसका शासन समाप्त होता है, लेकिन नूरजहां के षड्यंत्र की वजह से नूरजहां कुछ माह के लिए गद्दी पर अपने दामाद शहरयार को बिठा देती है, जिसे ही पराजित करके शाहजहां शासक बनेगा, बादशाह बनेगा। तो 1628 से लेकर के 1658 तक इसका शासन रहेगा, किंतु इसकी मृत्यु 1666 में हुई, 8 साल बाद। तो 8 साल इसने क्या कार्य किया, इसको विस्तार से जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, कि ऐसा एकमात्र शासक शाहजहां जो अपनी मृत्यु से पहले ही गद्दी से हटा दिया गया और 8 साल तक इसको कैद करके रखा गया इसके आगरा के किले में। हम चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा रहा। शाहजहां के बाद जो शासक बनेगा उसका नाम होगा औरंगजेब, और औरंगजेब का समय होता है 1658 से लेकर के 1707। अकबर के साथ साथ औरंगजेब का भी शासन 50 साल का रहेगा। तो ये हमारा जो है पार्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आज की ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इतिहास के बच्चों का रोल रहेगा, और यह क्लास इसी के साथ इंपॉर्टेंट है
डिग्री कॉलेज के बच्चों के लिए, ठीक है, जो यूजी की तैयारी कर रहे हैं और उनका जो ये बुक चलती है वह है सेकंड ईयर में चलती है। तो बीए पार्ट सेकंड ईयर के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे ग्रेजुएशन में बीए पार्ट सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं, और उनको भी पहुंचाइए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इवन राजस्थान पुलिस, पटवारी, एसएससी, रेलवे, सभी के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम मिलते हैं इसके आगे की नेक्स्ट क्लास में और हम चर्चा करेंगे इसके एक मुख्य और महत्वपूर्ण पार्ट की, और जो पार्ट हम लेंगे वो इन्हीं में से कोई पार्ट होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।